हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो लीज पे हम लोग का कहाँ तक हो गया था। लीज हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें हम लोगों ने 110 तक देख लिया था। ठीक है। हाँ, एक बात और बता दें कि भाई कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में कुछ चीजें समझ में नहीं आई। सेक्शन 5 में क्या क्या, जैसे कि ये सरेंडर क्या होता है, रेलिंक्विश क्या होता है, रिलीज क्या होता है। ठीक है। तो इस वीडियो के लास्ट में, जब पहले ये लीज कंप्लीट कर दें, उसके लास्ट में मैं इन चीजों पे डिस्कस करूंगा। ठीक है। वैसे मैंने कमेंट में बोल दिया था, तो ये अच्छी भी चीज है कि भाई अगर किसी को कोई डाउट है ना, तो अभी तो लेक्चर रिकॉर्ड ही हो रहे हैं, है कि नहीं। तो फिर आप कमेंट करके बता दें कि सर ये चीज, विशाल भाई ये चीज समझ में नहीं आई है, क्या करें। तो मैं क्या करूंगा, अगला लेक्चर जब रिकॉर्ड करूंगा तो उन टॉपिक पे भी बात कर लेंगे लास्ट में। ठीक है। चलिए, तो आपको भी कोई दिक्कत हुआ करे तो आप लोग बताया करें। क्या है, हम लोग पढ़ रहे थे लीज। ठीक है। कहां से कहां तक दिया था, 105 से 117 तक। क्या क्या देख चुके थे हम लोग इसमें। हम लोग ने देख लिया था 105 देखा था। इसमें क्या था, डेफिनेशन ऑफ लीज दिया हुआ था। जल्दी से क्विक रिवीजन देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ लीज दिया हुआ था। ठीक है, सेक्शन 105। उसके बाद में 5 के बाद हम लोग ने पढ़ा था 107। इसमें दिया था लीज हाउ मेड। ठीक है, लीज हाउ मेड। जल्दी से कोई रिवीजन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 106 पढ़ा था जिसमें ड्यूरेशन दिया हुआ था, ड्यूरेशन ऑफ लीज। 108 में राइट्स दिए हुए थे। ठीक। 109 में भी राइट दिया हुआ था। किसका, 108 एंड 109 में राइट दिए हुए थे। ठीक है, राइट्स एंड ड्यूटीज किसकी, लेसर, लेसी, और 109 में लेसर्स लेसी, लेसर्स ट्रांसफरी, यही तो दिया हुआ था ना। चलिए, और क्या 110 में जो था आपका वो दिया हुआ था, 110 में दिया हुआ था एक्सक्लूजन ऑफ डे। जिस दिन लीज बनी है ना, वो दिन नहीं काउंट होगा, एक्सक्लूजन ऑफ डे, यही तो दिया हुआ था। चलिए, डेफिनेशन ऑफ लीज में क्या था, इसके एजेंशियल्स क्या थे बताइए। एजेंशियल्स थे कि भाई क्या होना चाहिए कि केवल ट्रांसफर ऑफ राइट टू एंजॉय या एंजॉयमेंट, ट्रांसफर ऑफ राइट टू एंजॉयमेंट होता है। यही तो दिया हुआ था। किस लिए होता है, कंसिडरेशन के लिए होता है। ठीक। कंसिडरेशन क्या होगा, या तो फिर रेंट होगा या प्रीमियम होगा। कंसिडरेशन किसमें फिक्स होगा, रेंट या प्रीमियम में। ठीक। इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर टीपीए में है तो टीपीए सेक्शन 6, ये चैप्टर जो 5 है लीज, ये केवल उसकी बात करता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की, है कि नहीं। तो ये भी एक एसेंशियल था। और कुछ था, सर्टेन पीरियड, फिक्स टाइम होना चाहिए, सर्टेन पीरियड होना चाहिए। सर्टेन पीरियड का मतलब है कोई ना कोई एक उसमें कब एंड होगा, ये उसमें लिखा होना चाहिए। ये कल हम लोग वैसे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी देख रहे हैं, यही तो था ना। चलिए, और बाकी सब इसमें लेसर, लेसी और इन सब के बारे में दिया हुआ था। लीज हाउ मेड में क्या था, जल्दी से देख लेते हैं ऐसे भी। लीज हाउ मेड में ये दिया हुआ था कि देखिए, अगर एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा गीला हो गया, मैन्युफैक्चरिंग, इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में ईयर टू ईयर माना जाएगा। ठीक। ठीक है। और अगर ये 6 और 7 दोनों को एक साथ देख लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को एक साथ देखते हैं। कल वैसे पढ़ चुके हैं, जिसने लेक्चर ना देखा वो वाला देख लेना पहले। ये केवल कोई रिवीजन हो रहा है इसका। एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर्पस में ईयर टू ईयर मानेंगे। ठीक है। अगर ईयर टू ईयर होगा तो इसको टर्मिनेट करने के लिए कितने दिन का नोटिस दिया जाएगा, 6 मंथ का। खूब पूछा जाता है। ठीक है। बाकी अदर पर्पस के लिए, अदर पर्पसेस के लिए क्या मानेंगे हम लोग, मंथ टू मंथ मानेंगे, मंथ टू मंथ मानेंगे। इसके टर्मिनेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए, 15 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। बहुत पूछा जाता है इसमें, 6 महीने का नोटिस, इसमें 15 दिन का नोटिस, है कि नहीं। चलिए,
हो गया और कुछ नहीं है। राइट्स एंड लायबिलिटीज मैंने आपसे कहा था पढ़ लीजिएगा, 109 समझा दिया था, एक्सक्लूजन ऑफ डे हो गया। चलिए अब 111 पे आते हैं जल्दी से। समझ में तो आ रहा है? अरे आ ही रहा होगा यार। वैसे आप लोग सही है भाई, कम से कम शेयर कर दिया करिए और सब लोगों से। नया चैनल है, आप लोग साथ देंगे तभी तो चल पाएगा। अगर आपको लगता है कि ठीक ठाक पढ़ा रहा हूं, वो तो मुझे भी पता, अच्छा तो नहीं पढ़ा पाता हूं, हैं? चलिए आइए इस पे आते हैं। अब हम लोग को क्या देखना है? हम लोग को देखना है 111, इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। 111 में क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ लीज। कहने का मतलब है कि लीज कब कब खत्म हो सकती है। रुकिए जरा इस पे लिख लेते हैं। चलिए ये मैंने लिख लिया। क्या है 111? क्या बोलता है 111? ये बताता है, ग्राउंड बताता है किसके, कि कब जो है लीज जो है खत्म हो जाएगी, किस किस कंडीशन में, किस किस ग्राउंड में लीज खत्म मानी जाएगी। तो किस किस ग्राउंड में, उठाइए सेक्स बैरक उठाइए अपना, पढ़े। देखिए सबसे पहला सेक्शन 111 क्या कहता है? डिटर्मिनेशन ऑफ लीज। कहने का मतलब है कब टर्मिनेट हो, कब खत्म मानी जाएगी, कब खत्म मानी जाएगी। तो बताइए भाई कब मानी जाएगी। इसमें ABCD करके H तक दिया हुआ है। हाँ पूरा लिख लिया, H तक दिया हुआ है। तो क्या है इसमें? सबसे पहला बाय एफ्लिक्स ऑफ टाइम, मतलब कोई टाइम फिक्स किया था हमने, कोई ये लैंड हमने लीज पे दी थी, ठीक है। कितने टाइम के लिए? 5 इयर्स के लिए। 5 साल हो गए तो भाई खत्म हो गई, है कि नहीं? एफ्लिक्स ऑफ टाइम, जो टाइम स्पेसिफाइड टाइम दिया था वो टाइम खत्म हो गया। दूसरा हैपनिंग ऑफ कंडीशनल इवेंट, किसी कंडीशनल इवेंट के हैपनिंग पे, उस कंडीशन पे दिया था जब ये इवेंट हो जाए, जब ये काम हो जाए तब खत्म हो जाएगी। मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहा था, कोई कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था, कुछ भी एग्जाम्पल अपने हिसाब से सेट कर लिया करिए। कंस्ट्रक्शन को चल रहा था तो उसके काम, मैंने कहा जब तक ये तुम्हारा काम नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हें लीज पे दे रहा हूं, जैसे ही खत्म हो जाएगा लीज खत्म हो जाएगी। अब मान लीजिए 2 साल में काम कंप्लीट हो गया तो 2 साल बाद ये हट जाएगा। बाय टर्मिनेशन ऑफ लेसर इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, अब जिसने दिया है, मान लीजिए ए ने बी को दिया है, अब ए का ही इंटरेस्ट नहीं रहा, ए ने किसी और को बेच दिया, सी को बेच दिया, तो भाई ये टर्मिनेट हो सकती है कि नहीं? बाई मर्जर, मर्जर में क्या होता है, ये ऐसे ही दिए हुए, अभी रीडिंग भी मान लेंगे, ठीक है। मर्जर में क्या होता है कि भाई ये जो है, मान लीजिए ये ए ने बी को दिया था ये लैंड, ठीक है। अब बी इसी लैंड को इससे परचेस कर लेता है तो क्या होगा, दोनों का इंटरेस्ट मर्ज हो जाएगा ना। अब किसके पास आ गए सारे राइट? बी के पास आ गए, तो बाई मर्जर। ई क्या है? बाई एक्सप्रेस सरेंडर, एक्सप्रेसली बी जो है सरेंडर किए दे रहा है ए को कि भैया हम लीज टर्मिनेट करना चाहते हैं, ठीक है, या इम्प्लाइड सरेंडर या इम्प्लाइडली सरेंडर करना चाहते हो। अब जी क्या है? बाई फोरफीचर। फोरफीचर में क्या होता है ना कि कब खत्म हो जाएगी, कब मान ली जाएगी खत्म। ये 3 कंडीशन दी हुई हैं, ठीक है, ये 3 कंडीशन दी हुई हैं सेक्शन 111 के जी में। क्या क्या? अगर वायलेशन ऑफ एक्सप्रेस कंडीशन, मैंने ये लैंड दिया था तो मैंने कहा था इसमें मेरे 4 पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है, उनको मत कभी छेड़ना। मतलब इस लीज, मैं तुम्हें ये लैंड लीज पे तो दे रहा हूं, लेकिन इसमें मेरे 4 पेड़ लगे हुए, उनको काटना मत। अगर तुमने इनको काट दिया तो ये लीज मैं कैंसिल कर दूंगा, ठीक है। ये फोरफीचर मान ली जाएगी, खत्म मान ली जाएगी। अब क्या हुआ, इसने इस कंडीशन का वायलेशन कर दिया, इसने पेड़ काट दिए तो क्या हो गया, वायलेशन ऑफ एक्सप्रेस कंडीशन हो गया। तो इस ग्राउंड पे मैं लीज को टर्मिनेट कर सकता हूं, खत्म कर सकता हूं। इंटेंशनली डिनाइंग द टाइटल ऑफ द लेसर, ये बी जो था अब वो ए को मालिक मानने से ही मना करने लगा। वो मान लीजिए ये क्या कर रहा है, डिनाई कर रहा है एक से कि भाई अब मैं आपको रेंट नहीं दूंगा, मैं किसी और को लीज के पैसे दूंगा। क्यों? क्योंकि आप ऑनर नहीं हो। ऐसा नहीं होता, जिसने आपको लीज पे प्रॉपर्टी दी है आपके लिए वही हमेशा रहेगा, ठीक है, वही मालिक रहेगा हमेशा। चलिए, तो अगर वो आपको, अगर लेसी जो है लेसर का टाइटल डिनाई कर रहा है तो ये भी एक ग्राउंड है। ऐसों को तो सबसे पहले भगाओ, है कि नहीं? उनकी इंटेंशन खराब हो चुकी है, वो क्या करेंगे,
अब वो आपको मालिक मानने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे को तो पहले भगाओ, कब्जा करने की सोच रहा है, ठीक है, तो तुरंत लीज को खत्म कर दो। और लेसी बिकम इंसॉल्वेंट, अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, कौन? बी। अगर इंसॉल्वेंट का मतलब क्या हो गया? कुछ रहा ही नहीं इसके पास, तो ये इसके पैसे कैसे भरेगा? जब पैसे नहीं भर पाएगा तो क्या करना है भैया? ये खत्म करो। जब पैसे ही नहीं दे पाएगा तो उसे क्यों दे रखी है? तो अगर लेसी इंसॉल्वेंट हो जाता है तो, ठीक। ये 3 ग्राउंड है जी में, फोर फीचर में। एच क्या बोलता है? बाय एक्सपायरेशन ऑफ नोटिस। जैसे का मान लीजिए साल से साल था, ईयर टू ईयर था, तो इसमें क्या होता है? इसमें 6 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा आपको, ठीक। तो आपने नोटिस दिया, जैसे टाइम पीरियड खत्म होता है, सो ही वो मान ली जाएगी कि फोर फीचर हो गई, खत्म हो गई, मतलब डिटरमाइन हो गई, टर्मिनेट हो गई, ठीक है। या 15 डेज नोटिस जो था, 15 डेज का नोटिस कर दिया, बस, ठीक। चलिए देखिए, बेरा निकालिए, देखते हैं क्या। पहला, बाय एफ्लिक्स ऑफ टाइम लिमिटेड देयर बाय, कोई टाइम है, फिक्स टाइम है, वो टाइम कंप्लीट हो गया, बस खत्म, ठीक। दूसरा है वेयर सच टाइम इज लिमिटेड कंडीशनली ऑन द हैपनिंग ऑफ सम इवेंट बाय द हैपनिंग ऑफ सच इवेंट, ठीक है। चलिए, सी वेयर द इंटरेस्ट ऑफ द लेसर इन द प्रॉपर्टी टर्मिनेट्स ऑन और हिज पावर टू डिस्पोज ऑफ द सेम एक्सटेंट ओनली टू द हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट बाय द हैपनिंग ऑफ सच इवेंट। है क्या होता है भाई? जो इसका इंटरेस्ट था लेसर का, वो खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया। चलिए, डी क्या बोलता है? इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द lessee and the lessor in the whole of the property become vested at the same time in one person in the same right। दोनों का राइट किसी एक ही आदमी के पास आ गया है कि नहीं? बी ने प्रॉपर्टी खरीद ली है इसे, अब लीज किस बात की? अब तो वही ऑनर बन गया। चलिए, ई क्या बोलता है? बाय एक्सप्रेस सरेंडर। एफ क्या बोलता है? बाय इम्प्लाइड सरेंडर। जी क्या बोलता है? जी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद भी रखिएगा कि सेक्शन 111 के जी में फोर फीचर ऑफ लीज दिया हुआ है, 1-2 बार पूछा गया है, ठीक है। सारे याद हो जाए तो बहुत बढ़िया, ना याद हो तो एक तो याद ही रखिएगा, कौन सा? 11 का जी, 111 का जी क्या बोलता है? अब फोर फीचर होगा कैसे? इसमें तीन पार्ट में बांटा गया, 1, 2 and 3। पहला, इन केस ऑफ द लेसी ब्रेक एंड एक्सप्रेस कंडीशन विच प्रोवाइडेड ऑन ब्रीच देयर ऑफ द लेसर में री एंटर। जो भाई कंडीशन थी उसका तुमने वॉलेशन किया तो हम फिर से उस पर कब्जा कर लेंगे, हम वापस ले लेंगे तुमसे। दूसरा, इन केस द लेसी renounce his character as such by setting up a title in a third person or by claiming title himself। या तो लेसी अपने आप को मालिक मानने लगा है या किसी और को मालिक मान रहा है, ठीक। तीसरा, the lessee is adjudicated and insolvent and the lease provided that the lessor may re-enter on the happening of such event, ठीक। and in any other cases the lessor and the transferee give notice into writing to the intention to determine the lease। इन सारे केसेस में क्या होगा? वो नोटिस देगा कि भैया तुमने ये कंडीशन का वॉलेशन किया है, इसलिए ये फोर फीचर मानी जाएगी, इसलिए हम नोटिस दे रहे हैं आपको, जगह मेरी खाली करिए। या एक्सपायरेशन ऑफ नोटिस, आखिरी, कि मैंने जो नोटिस दिया था, अगर 6 महीने की जरूरत है तो 6 महीने का, 15 दिन की जरूरत है तो 15 दिन का, है कि नहीं? वो नोटिस का टाइम खत्म होगा, मान ली जाए खत्म हो गई, ठीक है। चलिए, इसके साथ साथ क्या देखना है? इसके साथ साथ आगे वाले आर्टिकल और देखने हमें, ये लिंक करके पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन इसमें ज्यादा टिपिकल नहीं आते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप तो आसानी से हो जाते हैं, और मेंस के लिए तो नोट्स बनाने पड़ते हैं। नोट्स आप लोग बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? बनाए करिए भाई, नोट्स नहीं बनाएंगे तो कैसे होगा। देखिए, अफ्लिक्स ऑफ टाइम और द हैपनिंग ऑफ कंडीशनल इवेंट, ये इसके साथ लिंक करके हमें पढ़ना है। इसको छोड़िए, इसको देख लेते हैं। फोर फीचर, ठीक है, इसमें स्पेस भी नहीं रहा, अलग से ही देखते हैं। चीजें आसान करने के चक्कर में कई बार क्या होता है, हार्ड हो जाती हैं, है कि नहीं? तो इसको अलग ही। चलिए, 112, वेवर ऑफ फोर फीचर। अब ये क्या बोलता है कि भाई जो फोर फीचर है उसको वेव कैसे किया जाएगा। मतलब ये उसने ऐसा किया, ठीक है, ऐसा किया, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं? लीज चलने दे रहे हैं। तो कब ऐसा होगा? ये 112 में दिया हुआ है। क्या है भाई? इफ फोर फीचर अंडर सेक्शन 111 क्लाउज जी, हमने कहा था, याद कर लीजिएगा, वो 111 का जी, ठीक है। क्या होगा इसमें? वेव बाय एक्सेप्टेंस ऑफ रेंट विच हैज बिकम ड्यू सिंस द फोर फीचर और बाय डिस्ट्रेस
ऑफ सच रेंट और बाय एनी अदर एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द लेसर शोइंग इंटेंशन टू ट्रीट द लेसी सब्सिस्टिंग। अब क्या हुआ, जैसे ये बात थी, मैंने कहा था भैया मेरे पेड़ हैं काटना मत, ठीक, अब उसने काट दिए। अब मेरी जानकारी में आई बात कि यार मुझे पता चला कि इसने ये वाली वायलेशन ऑफ एक्सप्रेस कंडीशन किया है, उसके बाद भी हम कुछ नहीं कह रहे, उससे रेंट लेते जा रहे हैं। तो इसका मतलब कि आपने फोर फीचर को वेव कर दिया है, खत्म, मतलब आपने कोई बात नहीं, आपने कहा कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, लीज चलने दो, हम इसको क्या कर रहे हैं, वेव कर रहे हैं, ठीक। या क्या हुआ, मान लो कि आपने कोई ऐसी एक्सप्रेसली कोई ऐसी आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिससे ऐसा पता चले कि भाई ये चीज वेव नहीं हुई है, मतलब ये चीज टर्मिनेट नहीं हुई है, खत्म नहीं हुई है, ठीक। ऐसा अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो ये मान लिया जाएगा कि जो फोर फीचर था उसको आपने वेव कर दिया, छोड़ दिया है कि कोई बात नहीं यार चलने दो अब प्लीज, ठीक। लेकिन इसमें फोर फीचर ये वेव तब नहीं माना जाएगा अगर ये दोनों कंडीशन होंगी। कौन कौन सी, वो प्रोवाइडेड दैट द लेसर इज अवेयर दैट द फोर फीचर हैज बीन इनकर्ड। कहने की बात है, अरे मुझे पता तो होना चाहिए कि साले ने कि उसने ये पेड़ काट दिए, मुझे पता ही नहीं है तो मैं तो चुपचाप रेंट लेते ही रहूंगा उससे, है कि नहीं, लेता रहूंगा कि नहीं, मुझे मालूम ही नहीं उसने पेड़ काट दिए। अब मुझे जब पता चला 6 महीने बाद, अरे वो उसने तो पेड़ काट दिए उसमें सब, तो फिर समझो उसी दिन से वो टाइम चालू होगा, उसके बाद आपको रेंट नहीं लेना है, उसके बाद कहना है खाली करो, हम पैसे से नहीं लेंगे, इसे खाली करो, है कि नहीं। अगर आपने पैसे ले लिए तो वो चलता रहेगा, अरे भाई अब आप पैसे लेते रहोगे हर महीने तो वो चुपचाप देता रहेगा, तो इसका मतलब कि आपको कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। दूसरा, अगर आपने कोई केस फाइल किया है, तो आप पैसे ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि भाई आपने केस फाइल किया है तो ऑलरेडी आपकी इंटेंशन शो हो रही है कि भाई आप खाली तो कराना चाहते हैं, लेकिन वो रह रहा है तो उसका रेंट ले लो, कहीं वो मारा ना जाए, है कि नहीं, पैसा भी मारा जाए और फालतू केस तो चलता ही रहेगा। मान लो सालों साल केस चल रहा है तो हम पैसा भी ना लें उससे, रेंट भी ना लें, रेंट लेते रहो, लेकिन आपने केस कर दिया है तो इसकी आपकी इंटेंशन साफ साफ पता चल रही है कि आप भाई लीज को टर्मिनेट करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, ठीक। चलिए अब वेवर ऑफ नोटिस टू क्विट, ये वाला वेवर ऑफ नोटिस टू क्विट क्या होगा कि भाई मैंने नोटिस दिया था कि ये 15 दिन में खाली कर देना, ठीक, 15 दिन में खाली कर देना। अब क्या हुआ, वो उसने 15 दिन में खाली नहीं किया तो मुझे क्या करना चाहिए, तो मुझे सूट इंस्टीट्यूट करो भाई खाली कराने के लिए, है कि नहीं, सूट इंस्टीट्यूट करो। लेकिन हमने सूट इंस्टीट्यूट ना करके हम क्या कर रहे हैं, उससे रेंट लेते जा रहे हैं, अगले महीने का, फिर अगला महीना आया फिर मैंने रेंट ले लिया। तो जैसे ही आप रेंट लेंगे ना, इसका मतलब आप चलने दे रहे हैं, फिर आपने क्या किया, नोटिस टू क्विट था वो आपने वेव कर दिया, है कि नहीं। चलिए इसमें इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, ए द लेसर गिव्स बी द लेसी नोटिस टू क्विट द प्रॉपर्टी लीज, द नोटिस एक्सपायर, बी टेंडर्स एंड ए एक्सेप्ट रेंट विच हैज बिकम ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी सिंस द एक्सपायरेशन ऑफ द नोटिस इज वेव्ड। नोटिस मान लिया जाएगा वेव्ड हो गया। इसका इलस्ट्रेशन बी जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, इस पे इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, क्या है, ए द लेसर गिव्स बी, क्या, ए द लेसर गिव्स बी द लेसी नोटिस टू क्विट द प्रॉपर्टी लीज। क्या किया, उसने नोटिस दिया भैया प्रॉपर्टी खाली करो, 15 दिन का नोटिस दिया। अब क्या हुआ, द नोटिस एक्सपायर एंड बी रिमेन्स इन पोजीशन, नोटिस तो खत्म हो गया लेकिन बी पोजीशन में है। ए गिव्स बी एज ए लेसी ए सेकंड नोटिस टू क्विट। अब मैंने जब सेकंड नोटिस दिया ना तो पहला जो नोटिस होगा वो वेव मान लिया जाएगा, अब सेकंड नोटिस से बात होगी, है कि नहीं। तो इसमें यही पूछा जाता है क्वेश्चन कि इसमें क्या वेव होगा कि नहीं होगा। तो आपको याद रखना है कि भाई पहला नोटिस जो दिया था वो वेव हो गया, अब सेकंड नोटिस से बात बनेगी। चलिए समझ में आया 113 की नहीं, कि एक बार आपने नोटिस टू क्विट दिया है, अगर इसमें 111H में एक बार आपने नोटिस दिया है कि भैया अब हम टर्मिनेट करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, तो उसके बाद फिर कोई ऐसे काम मत करना क्या कि जिससे वो वेव मान लिया जाए, रेंट ले लिया, कुछ भी ऐसा ले लिया, कोई भी आपने अपनी तरफ से कोई ऐसा काम किया
तो वहीं पर उसको नोटिस को वेब मान लिया जाएगा, वो खत्म मान लिया जाएगा, लीज कंटिन्यू चलती रहेगी, है कि नहीं। रिलेशनशिप खत्म करना चाहते हैं तो खत्म ही कर दो एकदम, आखिरी मैसेज भेजो कि भैया ये अब रिलेशनशिप नहीं रखनी, है कि नहीं। अगले दिन फिर आपने एक मैसेज कर दिया कि कैसे हो, फिर तो फिर चौपट हो जाएगा, फिर काय बात का, फिर कोई थोड़े हुआ, है कि नहीं। चलिए अगला देखें, 114 रिलीफ अगेंस्ट फॉरफीचर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ रेंट। इसमें क्या है, वेयर ए लीज ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी एज डिटरमाइंड बाय फॉरफीचर ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ रेंट। क्या हुआ कि रेंट नहीं दे रहा है तो क्या करना है, अभी बताते हैं क्या करना है। अगर नॉन पेमेंट ऑफ रेंट है, क्या हुआ, फॉरफीचर हो रहा है, फॉरफीचर हो रहा है क्यों, ऑन नॉन पेमेंट ऑफ रेंट, अरे नॉन पेमेंट ऑफ रेंट, तो क्या करना है, तो भाई ये कैसे रुक सकता है, ये कैसे रुक सकता है, देखिए दिया हुआ है इसमें, एंड द लेसर चूज टू इजेक्ट द लेसी। अब क्या हुआ, मैंने एक प्रॉपर्टी लीज पे दी, ठीक, अब ये क्या हो रहा है, ये रेंट नहीं दे रहा, अब मैं क्या करना चाहता हूं, तो मैंने इसके लिए केस फाइल कर दिया, ठीक, कर दिया कि नहीं। तो सूट केस फाइल होने के बाद भी क्या हो सकता है, सूट फाइल होने के बाद भी ये रुक सकता है, फॉरफीचर वेव हो सकता है, अगर क्या करे वो, कोर्ट अगर 15 डेज के अंदर अगर वो जो बचा हुआ रेंट है वो सारा रेंट दे दे, उसके अलावा फुल कॉस्ट जितनी उसमें कॉस्ट केस फाइल करने में खर्चा हुआ है वो दे दे, और जितनी भी सिक्योरिटी कोर्ट ने मांगी है जमा करने के लिए, अगर वो जमा कर देता है 15 दिन के अंदर, 15 डेज के अंदर, तो कोर्ट ये मान लेगी कि भैया लीज बरकरार है और इसको जो फॉरफीचर और नॉन पेमेंट ऑफ रेंट है वो वेव हो चुकी है, ठीक है, उसको खत्म है, वेव हो चुकी है, लीज कंटिन्यू चलेगी, यही बोलता है 114। 114 है रिलीफ अगेंस्ट फॉरफीचर इन सर्टेन अदर केसेस। अदर केसेस में क्या होगा, relief against forfeiture in certain other cases where a lease of immoral property is determined by forfeiture for a breach of an express condition which provide that on breach thereof the lessor may re-enter, no suit for ejectment shall lie unless and until lessor has served on the notice। क्या क्या करना होगा, अगर कोई और किसी और कंडीशन पे अगर फॉरफीचर हो रहा है सर्टेन अदर कंडीशन पे, तो केस आप तभी फाइल कर सकते हैं जब आप उसे प्रायर नोटिस देंगे, ठीक है। नोटिस में क्या लिखेंगे, दो बातें लिखेंगे, पहली स्पेसिफाइंग द पर्टिकुलर ब्रीच, कि भाई तुमने कौन सा ब्रीच किया है जिसलिए हम तुमसे खाली करा रहे हैं। दूसरा, इफ द ब्रीच इज कैपेबल ऑफ रेमेडी रिक्वायरिंग द लेसी टू रेमेडी द ब्रीच एंड द lessee fail within a reasonable time from the day of the service of the notice to remedy the breach if the capable of remedy। अगर आप उससे कुछ रेमेडी लेना चाहते हैं कि भैया तुमने पेड़ काटे, जितना इसका खर्चा है वो हमें दो, जितना इससे पैसा आया वो दो और साथ में कंपनसेशन भी दो, तो अगर वो दे देता है तो ठीक है, ठीक है, अगर आप मान लेते हैं, और नहीं खत्म करना चाहते हैं तो खत्म कर दीजिए, लीज को फॉरफीचर कर दीजिए, है। चलिए अब अफेक्ट ऑफ सरेंडर एंड फॉरफीचर और अंडर लेसीज। अंडर लेसी क्या होता है, अंडर लेसी होता है कि मैंने इसको रेंट पे दिया, ए ने बी को रेंट पे दिया, ठीक है, ए ने बी को एक मकान दिया रेंट पे 100 रुपीज पर डे पे, ठीक, वो 100 रुपीज पर मंथ पे, ठीक, 100 रुपए महीने पे इसने बी को एक घर दिया, बी ने क्या किया, वही घर सी को 150 रुपए पर मंथ पे दे दिया, तो ये क्या हो गया, ये अंडर लेसी हो गया, इसको सबलेट कर दिया, सबलेट तो जानते हैं ना, सबलेट कर दिया, ए ने बी को लीज पे दिया था, बी ने सी को दे दिया, ठीक है, कर सकता है, लेकिन ए के लिए सी के लिए सारे राइट सेम हो जाएंगे जो बी के लिए हैं, सी जो है वो बी की जगह ले लेगा, ठीक है, और फिर ए और सी में वही सारे राइट अप्लाई होंगे जो ए और बी पे अप्लाई हो रहे हैं अभी तक, ठीक, इतनी सी बात करता है, इसमें अंदर से कुछ नहीं पूछा जाता, बस आर्टिकल याद रखिएगा, ठीक है। अफेक्ट ऑफ होल्डिंग ओवर, अब ये क्या बोलता है भाई, अफेक्ट ऑफ होल्डिंग ओवर ये बोलता है कि भाई अगर टाइम खत्म हो गया,
ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पूछा जाता है, वो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पूछा जाता है, याद रखिएगा। 116 में इफेक्ट ऑफ होल्डिंग ओवर दिया हुआ है। ठीक, चलिए टीपीए में आपको सेक्शन तो सारे ही याद करने पड़ेंगे जितने मैंने पढ़ाए हैं। ठीक है, अभी छत्तीसगढ़ का पेपर मैंने देखा, धनाधन आर्टिकल, धनाधन सेक्शन पूछे गए हैं। ठीक है, मतलब 40% तो हमेशा ही पूछे जाते हैं, उसमें 60% पूछ दिए, 65% पूछ दिए, तो आदमी चौंक गया, अरे इतने सेक्शन, अरे भाई अरे होता है भाई, बिना सेक्शन के सिलेक्शन ले पाओगे? याद नहीं होता, याद करो, दिमाग तेज करो, बादाम खाओ, कुछ भी करो, याद तो करने पड़ेंगे। अगर जुडिशरी निकालनी है तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है भाई साहब उसका, लगे रहो, बस लगे रहो। चलिए इस कहाँ बात करते, 116 इफेक्ट ऑफ होल्डिंग ओवर। क्या बोलता है ये इफेक्ट ऑफ होल्डिंग ओवर? क्या होगा कि भैया हमने किसी को, ये बोर्ड ऑफ ड्रामा करने लगा, इसको ठीक कराना पड़ेगा। मैंने बी को एक घर दिया, ठीक, अरे रुक जा भाई, ये तो लेक्चर रिकॉर्ड हो जाए। मैंने ए ने बी को एक घर दिया, किस पे? 5 साल के लिए। ठीक, 5 साल के लिए दिया, कितने भी रुपए, मान लो 100 रुपए पर मंथ में दिया। ठीक, 100 रुपए पर मंथ पे दिया। अब क्या हुआ, 5 साल खत्म हो गए। ठीक, 5 साल खत्म हो गए, अब भी ये रह रहा है, तो अब क्या होगा, तो ये मंथ टू मंथ मान लिया जाए कि मंथ टू मंथ बढ़ गई। ये नहीं कि पहले 5 साल था फिर 5 साल के लिए और बढ़ गई, ना ना, जैसी लीज है, अगर एग्रीकल्चर पर्पस या मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए होती तो ईयर टू ईयर एक्सटेंड मान लेते हम कि अभी ये 1 साल के लिए एक्सटेंड हो गई। लेकिन बाकी अदर पर्पसेस में क्या होता था भाई, मंथ टू मंथ होती थी। तो अगर रेंट पे दिया हुआ है तो क्या होगा, मंथ टू मंथ होगा ना। तो मंथ टू मंथ है, 5 साल पहले तो हमने 5 साल के लिए कर सकते कि नहीं, मैंने कर लिया, 5 साल एक्सपायर हो गए, अब भी उसी पे रह रहा है। ठीक, अब भी उस पे रह रहा है। अब ए अगर इससे रेंट ले रहा है, ठीक है, तो ये मान लिया जाएगा कि ये लीज मंथ टू मंथ एक्सटेंड हो गई। अब ठीक, बढ़ गई है, क्या हो गई, मंथ टू मंथ एक्सटेंड हो गई है। इसमें इलस्ट्रेशन भी है, हाँ देखिए ना, यही तो है। इलस्ट्रेशन ए लेट ए हाउस टू बी फॉर 5 years। ठीक, बी अंडर लेट द हाउस टू सी एट ए मंथली रेंट ऑफ 100। The 5 year expires, but C continue in possession of the house and pay the rent to A. C lease is renewed from month to month। इसमें सबलेट की बात करी, सबलेट आप छोड़िए, ऐसे अभी आप देख लीजिए। ठीक है, A let a farm to B for the life of C. C dies, but B continue in possession with A assent। B lease is renewed from year to year। है कि नहीं? उसमें क्या था, A ने एक C को एक प्रॉपर्टी इसके लाइफ टाइम के लिए दी लीज पे। ठीक, अब ये सी की डेथ हो गई तो सी का सन आ गया। अब अगर सी के सन से ये रेंट लेता रहेगा, रेंट या प्रीमियम लेता रहेगा, तो ये ईयर टू ईयर एक्सटेंड मान ली जाएगी। क्यों? क्योंकि जो लैंड थी वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए थी। ठीक, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, इसलिए ईयर टू ईयर मान ली जाएगी। ये रेंट के लिए थी, ये मतलब ये हाउस है, तो इसमें मंथ टू मंथ मान ली जाएगी। अगर मैन्युफैक्चरिंग पर्पस होता ईयर टू ईयर मानी जाती। ठीक, हो गया इतनी बात। चलिए 117 बोलता है एग्जम्पशन ऑफ लीज फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस, कि भाई एग्रीकल्चर पर्पसेस में ये चैप्टर अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई उसमें जो होता है स्टेट का लोकल लॉ होता है। ठीक, लोकल लॉ कैसे होता है भाई, अब मान लीजिए उसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं कि भाई किसी को इतने से ज्यादा लैंड नहीं हो सकती, है कि नहीं, होता है कि नहीं होता। और या एक अगर एसटी है या एससी है तो वह एससी एसटी को ही लीज पे दे पाएगा, किसी और को नहीं दे पाएगा। ठीक है, आप सारी प्रॉपर्टी अपनी लीज पे नहीं दे सकते हैं। अगर कोई किसान है, फार्मर है, तो वो फार्मर को ही दे सकता है। तो ये सब सारी चीजें होती हैं, इसलिए जो है ये चैप्टर 5 जो है एग्रीकल्चर पर्पसेस में अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके लिए लोकल लॉज होते हैं, हर स्टेट के अपने अपने होते हैं, इसलिए अप्लाई नहीं होता। और लोकल लॉज में क्या खासियत होती है, यही सब चीजें दी होती हैं कि अगर SC ST है तो वह SC ST को ही लीज पे देगा। अरे भाई पहले वो हिसाब थोड़ा सही नहीं था ना, कोई SC ST है किसी बाहुबली को दे दिया, अब वो बाहुबली अब वो खाली नहीं करवा पाएगा वो उससे, है कि नहीं। तो इसलिए जो है अपने लोगों को ही दो। या अगर
तुम फार्मर हो तो फार्मर को ही दोगे क्योंकि वो खेती करे उसमें, तो इसलिए जो है वो लोकल लॉस पे अप्लाई होगा। 117 ये बोलता है कि एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए ये चैप्टर अप्लाई नहीं होगा। क्या समझ में आई? और कुछ रह गया इसमें? और तो कुछ रह नहीं गया। ये बताइए रजिस्ट्रेशन किस में होता है, ये तो हम लोगों ने बात ही नहीं की। इंपॉर्टेंट है भाई, रजिस्ट्रेशन लीज में किस किस में कराना होता है, कमेंट करके बताइएगा आप लोग, ठीक है? कल के लेक्चर में तो हो ही गया था ये, कमेंट करके बताइएगा। कल लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग इस पे भी देखेंगे। अगर आप लोग ने कमेंट करके बता दिया तो अच्छी बात है, बता ही देंगे। अरे इतना तो समझ में आ ही रहा होगा यार। चलिए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो कुछ क्वेश्चन आए हैं कमेंट बॉक्स में। कमेंट करते रहा करिए, अच्छा लगता है भाई आप लोग के कमेंट देख के, दुगनी मेहनत करने का मन करता है फिर तो, समझे कि नहीं? आप लोग के कमेंट देखता हूँ, मन करता है एक ही दिन में सब रिकॉर्ड कर डालो, लेकिन पॉसिबल नहीं है ना दोस्त, टाइम लगता है इसमें रिकॉर्ड करने में। चलिए क्वेश्चन क्या आए थे कि भैया कि ये बताइए कि सेक्शन 5 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को, यार इसको ठीक ही कर दूं। चलिए सेक्शन 5 क्या बोलता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डिफाइन, यही तो बताता है ना। तो इसका कहने का मतलब ये होता है कि अंडर टीपीए सेक्शन 5 ये बताता है कि कौन कौन सी चीजें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मानी जाएंगी। जैसे कि सेल है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है कि नहीं है? बिल्कुल है। मॉर्टगेज है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है कि नहीं है? बिल्कुल है। एक्सचेंज है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है। इसके अलावा क्या है? गिफ्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है। इसके अलावा क्या है? ये सब चीजें एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टीपीए के हिसाब से हैं। क्या चीजें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है? सरेंडर है, लीज भी इज द एग्जाम्पल, अभी हम लोगों ने लीज पढ़ा है, ये भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है। सरेंडर है, उसके बाद में कंप्रोमाइज है, ये पढ़ा था हम लोगों ने। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि सर भाई मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना, बस यही है कि रिकॉर्डेड क्लासेस में यही दिक्कत आती है बस कि यार उनके जवाब हम तुरंत के तुरंत नहीं दे सकते क्योंकि आप तुरंत पूछ नहीं सकते। सरेंडर, कंप्रोमाइज, फैमिली सेटलमेंट, फैमिली सेटलमेंट और बताइए चार्ज, पार्टीशन, ये सब क्या है? ये सब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं माने जाएंगे। क्यों? देखो एक मोटी मोटी सी बात ये समझो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में क्या होता है? या तो आप ऑनरशिप ट्रांसफर करें, ठीक है, या आप किसी मतलब कोई पेक्यूनरी इंटरेस्ट उसमें ट्रांसफर करें, कोई ऐसी चीज, ठीक है, कुछ ऐसी चीज ट्रांसफर करें कि भाई हाँ जिससे मालूम पड़े कि भाई कुछ टाइटल में चेंज हुआ है। जैसे कि लीज में क्या था, क्या ट्रांसफर हो रहा था? राइट टू एंजॉयमेंट, ठीक है, पहले मैं एंजॉय कर रहा था, अब वो प्रॉपर्टी दूसरा एंजॉय करेगा, तो इसमें राइट टू एंजॉयमेंट ट्रांसफर। गिफ्ट में तो ऑनरशिप की ट्रांसफर होती है, एक्सचेंज में ऑनरशिप ट्रांसफर होती है, मॉर्टगेज में पेक्यूनरी राइट, ठीक है, पेक्यूनरी इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है, जब तक पैसा नहीं मिलेगा भाई वो वहीं रहेगा, ठीक। सेल में ऑनरशिप ट्रांसफर होती है। तो इस टाइप के ट्रांसफर्स को ही केवल टीपीए कंट्रोल करता है, ठीक है। इस टाइप के ट्रांसफर हैं, सरेंडर है, कंप्रोमाइज है, फैमिली सेटलमेंट है, चार्ज है, पार्टीशन है। इसके अलावा रिलीज और है, रिलीज और है जिसपे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मानते हैं। इसके बारे में दिया नहीं है लेकिन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंडर आता है क्या? रिलीज है कि नहीं। इसके अलावा कुछ है और? उसके अलावा तो रेलिंक्विशमेंट, वेरी गुड, रेलिंक्विशमेंट, रेलिंक्विशमेंट भी जो है ये भी ट्रांसफर ऑफ, ये कौन से हैं? ये वो हैं जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है। चलिए अब इनके बारे में बात करते हैं। सरेंडर, सरेंडर क्या होता है? सरेंडर ये होता है कि भाई क्या हुआ कि दो लोग के इंटरेस्ट थे, ठीक है, मैंने अपना इंटरेस्ट सरेंडर कर दिया। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को एक मकान रेंट पे दिया था, ए ने बी को क्या किया? एक मकान रेंट पे दिया, ठीक। अब क्या हुआ? दोनों के इसमें राइट है ना। इसका क्या है राइट? इसका राइट, ये तो ऑनरशिप है इसके पास, तो इसका क्या राइट है? इसके पास राइट टू एंजॉयमेंट है,
राइट टू एंजॉयमेंट है, दोनों के पास राइट है कि नहीं है। अब बी जो है इस पे जो अपना राइट है इसको सरेंडर करना चाहता है, सरेंडर करना चाहता है कि नहीं। अब ये सरेंडर करना चाहता है तो ये क्या होगा, अपने राइट को ए को सरेंडर करना चाहता है, मकान खाली करके जा रहा है, तो अब क्या है ये बताइए, ये सरेंडर है, सरेंडर का एग्जाम्पल हो गया ये। लेकिन इसमें कोई ट्रांसफर थोड़े माना जाएगा, एक्चुअली में ट्रांसफर हो रहा है, पोजीशन इसके पास था, अब पहले इसके पास था, अब इसके पास आ गया। लेकिन इस पे टीपीए इसलिए अप्लाई नहीं होता कि इससे इसके टाइटल में कोई चेंज आया क्या, ए के टाइटल में बताइए, ए के टाइटल में कोई चेंज आया। अगर भाई अगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में आ जाएगा तो आपको सारी, अगर उसमें उसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ये सब चीजें आपको करनी पड़ेंगी। लेकिन इसमें जो है आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, टीपी अप्लाई नहीं होता है कि नहीं। अब ये खाली कर रहा है, ये अपना राइट टू एंजॉयमेंट जो प्रॉपर्टी का था वो ए को वापस दे रहा है, ठीक। तो ए के पास कोई एक्स्ट्रा राइट आया क्या, नहीं, इसके पास ऑनरशिप थी, इसके पास सारे राइट थे, इसलिए ये ट्रांसफर टीपीए में नहीं माना जाएगा। ये एग्जाम्पल है किसका, सरेंडर का। कंप्रोमाइज क्या होता है, कंप्रोमाइज ये होता है कि भाई ये लैंड था, ठीक है, इस पर मान लीजिए ए का लैंड था, अब इसके दो थे बेटे बी और सी। अब क्या हो रहा है, अब ए के मरने के बाद ये बी और सी दोनों की हो गई, अभी आपस में कंप्रोमाइज करके आधा आधा किए ले रहे हैं, ठीक। पार्टीशन में भी यही आप मान लीजिए, कंप्रोमाइज है, फैमिली सेटलमेंट है, पार्टीशन है, ये तीनों का एग्जाम्पल आप एक ही मान लीजिए। भाई पार्टीशन कर रहे हैं हम लोग, फैमिली सेटलमेंट कर रहे हैं हम लोग, भाई हम दोनों अपना अपना, अब तुम यहां पर अपना मकान बनाओ, अब तुम यहां पर बनाओ अपना मकान, ठीक। बस ये होता है कि फैमिली सेटलमेंट केवल फैमिली में होता है, पार्टीशन जो है फैमिली में भी हो सकता है, पार्टनर्स में भी हो सकता है, तो थोड़ा चीजें चेंज हो जाती हैं। कंप्रोमाइज जो है कोई डिस्प्यूट है आपस में, ठीक है, डिस्प्यूट है आपस में कि नहीं तुम्हारा यहाँ पर 80% शेयर था, ये बोल रहा है तुम्हारा 20% था, तो उन्होंने आपस में कंप्रोमाइज के लिए कि 70 तुम ले लो 30 हम ले रहे हैं, तो ये कंप्रोमाइज हो जाएगा। लेकिन इन सब चीजों में कुछ नया थोड़े हो रहा है भाई, क्या बी और सी के पास कोई नई चीज आ रही है, बी और सी पहले भी मालिक थे अब भी मालिक हैं, बस क्या हो रहा है उन्होंने पार्टीशन कर लिया, स्पेसिफाई कर लिया। तो जब भी किसी ट्रांसफर में कोई नया इंटरेस्ट ना आए तो उसको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे, सीधी सी बात है। क्या है, वैसे आप याद कर लीजिएगा कि सरेंडर, कंप्रोमाइज, फैमिली सेटलमेंट, चार्ज, पार्टीशन और रेलिंक्विशमेंट, ये सब क्या है, ये सब नहीं है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है, ये सब नहीं है, नॉट, ये है, इन पे टीपीए अप्लाई होता है। रिलीज भी टीपीए अप्लाई, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी माना जाएगा। रिलीज के बारे में भी अभी बात करते हैं। रेलिंक्विशमेंट क्या होता है, देखिए रेलिंक्विशमेंट क्या होता है, रेलिंक्विश माने होता है कि रेलिंक्विश कर देना, मतलब अपने राइट को सरेंडर कर देना, ठीक है। रेलिंक्विश क्या होता है, मान लीजिए यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए है, इसके दो थे बेटे बी और सी, और इसका एक था प्लॉट, ठीक। अब क्या होता है, बी अपने भाई सी से कहता है, बी अपने भाई सी से कहता है देखो मैं इसमें प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं लूंगा, मैं अपना राइट रेलिंक्विश करता हूं, रेलिंक्विश करता हूं, ठीक है, मैं अपना राइट इस प्रॉपर्टी में, वैसे तो एक का दोनों सन है, बी और सी दोनों का अधिकार है इस प्रॉपर्टी पे, है कि नहीं है। अब रेलिंक्विशमेंट क्या होता है, रेलिंक्विशमेंट ये होता है जब कोई एक शेयर होल्डर या एक को ऑनर अपना जो है, को ऑनर मानिए, शेयर होल्डर नहीं, ये केवल फैमिली में ही अप्लाई होता है, ठीक है, ये थर्ड पर्सन पे अप्लाई नहीं होगा। चलिए इस पे भी बात कर लेंगे, पहले ये मानिए ए के दो सन है बी और सी, उनका एक प्लॉट है ए का, तो इसमें दोनों का अधिकार है कि नहीं है। तो रेलिंक्विशमेंट ये बोलता है कि अगर कोई अपना राइट रेलिंक्विश कर रहा है, छोड़ रहा है, तो वो टीपीए में नहीं आएगा। तो बी ने क्या कहा, बी ने कहा भैया ये पूरा प्लॉट आप रख लो, मैं नहीं लूंगा, मैं तो जज बन गया हूं, अब मुझे कोई जरूरत नहीं है, आप रखो, ठीक है। तो इसने सी को अपना पूरा दे दिया हिस्सा। तो क्या इसके लिए, ये करने के लिए क्या टीपीए में जाना पड़ेगा, नहीं, इसको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी थोड़े मानेंगे, वो अपना राइट रेलिंक्विश कर रहा है, ये सी केवल ये वाला प्लॉट केवल सी इस्तेमाल करेगा, है कि नहीं, बस सीधी सी बात है। अरे यार बहनें सारी जो होती हैं
मान लीजिए ए है, उसके 2 लड़के हैं ए और बी, और एक लड़की है सी। ठीक, ए तो है ही, अब इसके एक लड़का है बी, एक है डी, और एक लड़की है जो है जी। ठीक है, एक गर्ल है उसकी। तो क्या होता है, उसने अगर लड़की की शादी कर ली तो लड़की क्या करती है, अपना प्रॉपर्टी में, पापा की प्रॉपर्टी में अपने राइट को रिलिंक्विश कर देती है। वो क्या कभी मांगती है क्या? ठीक है, अरे भाई आपकी बुआ है, आपकी बहनें हैं, अगर शादी हो गई है तो उन्होंने, कोर्ट तो कहता है कि भाई तीनों का हिस्सा है कि नहीं है? कोर्ट के हिसाब से तीनों का हिस्सा है। अब तो वो भी हटा दिया कि 2005 से पहले, 2004 से पहले का वो भी हटा दिया। तुम कितने भी पुराने हो, तुम्हारा हमेशा इस प्रॉपर्टी में हिस्सा रहेगा। लड़की का अपने पापा की प्रॉपर्टी में हमेशा हिस्सा है, अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी में। लेकिन क्या होता है, इंडियन कल्चर क्या कहता है, ये अपना राइट रिलिंक्विश कर देती हैं। वो कहती है कि आप भाई लोग आपस में ले लो, है कि नहीं, मैं नहीं लूंगी। तो इसी को तो रिलिंक्विशमेंट कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? लेकिन ये फैमिली में ही होता है, ये कभी ये नहीं कर सकता। अगर इसने कहा, गर्ल ने कहा कि बी और डी को नहीं, मैं किसको दे रही हूँ, मैं एफ को दिए दे रही हूँ, ये नहीं, तो वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में आ जाएगा। आप फैमिली में ही रिलिंक्विश कर रहे हैं, फैमिली में ही उसको अपने राइट को वेव कर रहे हैं, तब टीपी अप्लाई नहीं होगा। किसी थर्ड पर्सन को दे दिया तो टीपी अप्लाई हो गया। मेरे हिसाब से रिलिंक्विशमेंट समझ में आ गया होगा। अब चार्ज क्या होता है, चार्ज पे भी टीपीए नहीं अप्लाई होता है। क्यों? अरे चार्ज एक सिंपल सी चीज, चार्ज ये होता है कि किसी प्रॉपर्टी का आपको चार्ज दिया गया है। क्या चार्ज? कि भाई जब तक आपका पैसा नहीं मिल रहा है तब तक आप इसको अपने पास रखो। अब क्या हुआ, मान लीजिए मेंटेनेंस का केस है, मेंटेनेंस का केस है, कोर्ट ने मेंटेनेंस ऑर्डर पास किया और क्या, एक हाउस को एज ए चार्ज रख दिया कि अगर इसे 2 लाख रुपए तुम्हें नहीं, 2 लाख रुपीज कंपनसेशन नहीं मिल रहा है इसे, तो ये प्रॉपर्टी बेच के दिया जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी क्या हो गई, ये चार्ज हो गई। तो क्या इससे, जिसके फेवर में मान लीजिए कोई वुमेन है जिसके फेवर में मेंटेनेंस ऑर्डर आया है, तो क्या वो ये माना जाएगा कि ये ट्रांसफर है, ट्रांसफर माना जाएगा? नहीं, कोई इसकी ऑनरशिप थोड़े इसके पास आ रही है, इसके पास सिर्फ इसका चार्ज आ रहा है कि अगर तुम्हें 2 लाख रुपए नहीं मिलते हैं तो ये प्रॉपर्टी बेच कर तुम्हें 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, ये चार्ज है। ठीक है, तो इसमें भी इसलिए टीपी अप्लाई नहीं होता। और कुछ रह गया? सरेंडर हो ही गया। चलिए, कंप्रोमाइज, फैमिली सेटलमेंट, पार्टीशन, ये एक ही जैसे होते हैं। चलिए, अब तो समझ में आएगा। रिलीज और रह गया, रिलीज को और देखते हैं उसके बाद। चलिए, रिलीज में क्या होता है, रिलीज में कोई छोटा इंटरेस्ट जो है ना, कोई अपना इंटरेस्ट कोई दूसरे को, रिलीज, पहली बात तो कंफ्यूज मत होइएगा, इन सब में बहुत हल्के हल्के अंतर हैं। रिलीज पहली बात क्या माना जाता है, रिलीज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी माना जाता है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई स्मॉल इंटरेस्ट, कोई अपना दूसरे को इंटरेस्ट ट्रांसफर करता है, ठीक है, और ये दोनों इंटरेस्ट मिलके दूसरे को एक अलग टाइटल या बिग इंटरेस्ट कह सकते हैं आप, बड़ा इंटरेस्ट कोई बन जाता है, तो उसमें क्या होगा, उसको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मान लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, 2 थे ये लैंड, ठीक है, अगर अब ये आपस में भाई आई तो है नहीं, जो फैमिली सेटलमेंट होता। अब ए जो होता है बी, इन दोनों ने मिलके एक प्लॉट लिया था, ठीक है। अब ए जो क्या करता है, अपने रिलीज कर देता है बी को अपने सारे इंटरेस्ट जो इस प्रॉपर्टी में जो इसका इंटरेस्ट है, चाहे कंसिडरेशन से चाहे विदाउट कंसिडरेशन या विदाउट कंसिडरेशन। अगर ए अपने राइट को रिलीज कर रहा है, वैसे दोनों ऑनर थे, ए ने कहा ऐसा है मैं अपना हिस्सा तुम्हें दे रहा हूँ, रिलीज कर रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा, अब बी के पास पहले तो हाफ था, 50% शेयर था इस प्रॉपर्टी का, लेकिन जब ए रिलीज कर देगा 100% शेयर आ जाएगा, लेकिन इस पे टीपी अप्लाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपस में अगर वो नहीं है, क्या कहते हैं, फैमिली नहीं है, तो क्या हो रहा है इसमें, तो इसमें बी के पास स्मॉल इंटरेस्ट था, अब बिग इंटरेस्ट हो गया, पूरे का आ गया, तो ये टाइटल चेंज हो रहा है ना, टाइटल चेंज हो रहा है कि नहीं है, टाइटल भी चेंज हो रहा है, राइट्स भी चेंज हो रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए ये क्या माना जाएगा, ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी माना जाएगा। चलिए, मेरे साथ समझ में आ गया होगा आपको। आज लेक्चर बहुत लंबा हो गया, चलिए कोई बात नहीं, जब पढ़ना है तो लंबा क्या होता है,
है कि नहीं? ठीक है, थैंक यू।